नमस्कार दोस्त, आज की वीडियो में हम फर्स्ट टॉपिक देखेंगे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस को डिटेक्ट करने के लिए, उनकी पोलैरिटी आइडेंटिफाई करने के और जिस भी ऑब्जेक्ट पे हम इन चार्जेस को डिटेक्ट कर रहे हैं उनकी पोलैरिटी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को हम साथ के साथ ये भी चेक कर सकते हैं कि वो कंडक्टर है या इंसुलेटर। सबसे पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, इसका कंस्ट्रक्शन है। इसके टॉप में ब्रास डिस्क लगी, एक इंसुलेटर प्लग, ये वैक्यूम्ड ग्लास जार है। यहाँ पे हमने एक मेटल फॉइल लगा दिया है, ग्राउंडेड कर दिया है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रप्शन इस गोल्ड लीफ को इफेक्ट ना कर पाए। ये ब्रास रॉड है। यहाँ पे हमने जो इंसुलेटर प्लग लगा रखा है, इस इंसुलेटर प्लग को लगाने का मतलब है कि इस ब्रास रॉड को यहाँ पे टाइटली फिक्स किया जा सके। और गोल्ड फॉइल हम यूज करते हैं इस एक्सपेरिमेंट में। गोल्ड ही क्यों लेते हैं, हालांकि कॉपर भी ले सकते हैं यहाँ पर, गोल्ड या कॉपर, बट ये एक्सपेरिमेंट गोल्ड के साथ परफॉर्म किया गया। गोल्ड लेने का पर्पस ये है, पहली बात तो गोल्ड मेटल है यानी कि कंडक्टर, गोल्ड मेटल है या कंडक्टर है। दूसरा, गोल्ड एक मैलिएबल मेटल है, मैलिएबल एंड डक्टाइल मेटल, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हमें थिन फॉइल चाहिए, जिससे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस जब इस फॉइल पे डिस्ट्रीब्यूट हो तो इनमें जो भी डाइवर्जेंस हो वो हम नेकेड आई से देख पाए। इसके लिए इस फिल्म का थिन होना बहुत जरूरी। हमने गोल्ड मेटल इसलिए यूज किया क्योंकि गोल्ड मेलेबल और डक्टाइल होता है, जिससे कि इसको पीट करके एक थिन पतली सी शीट बनाई जा सके। दिस इज द ओनली रीजन वी यूज। तो ये एक्सपेरिमेंट, ये तो था कंस्ट्रक्शन पार्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके एप्लीकेशन पे। तो 3 एप्लीकेशन है, हमने पहले भी देखा। पहला कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी पे चार्ज डिटेक्ट कर सकते हैं कि इस पर चार्जेस हैं या ये न्यूट्रल बॉडी। दूसरा, अगर चार्जेस हैं तो हम उस चार्ज का नेचर या फिर हम पोलैरिटी, जिसको बोलते हैं पोलैरिटी, डिटेक्ट कर सकते हैं। थर्ड, हम उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कंडक्टर है या इंसुलेटर। 1 बाय 1 हम तीनों ही एप्लीकेशन देखें। फर्स्ट एप्लीकेशन है टू डिटेक्ट चार्जेस डिटेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, जिस भी ऑब्जेक्ट पे देखना है कि वो चार्ज है यानी कि इलेक्ट्रीफाइड है या नहीं है। हमने देखा था कि हम कोई भी ग्लास रॉड लेते थे, ये ग्लास रॉड लिया हमने, उसको पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ से रब किया। रब करने के बाद हमने देखा था कि ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्जेस आ गए थे और सिल्क पे नेगेटिव चार्जेस आ गए थे। ये आइडेंटिफिकेशन हुआ कहाँ से, कैसे पता लगा था, तो इसी एक्सपेरिमेंट से पता किया गया था कि इस ग्लास रॉड को इलेक्ट्रीफाइड करने के बाद इस पर कैसे चार्जेस डेवलप हुए हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से ही ये चीज पता की गई थी। सपोज हमारे पास एक ग्लास रॉड है जो कि इलेक्ट्रीफाइड है, इसको हमने पहले ही किसी ऑब्जेक्ट से रब कर रखा है। अब हम उस पर चेक करना चाहते हैं कि कैसे चार्जेस हैं, उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस हैं, या फिर वो चार्ज है या नहीं। सबसे पहला है, हम ये डिटेक्ट करना चाहते हैं कि इस पर कोई चार्ज आया है या नहीं आया है आफ्टर रबिंग। इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें इस ऑब्जेक्ट को टेस्ट करना है, तो सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट को इस डिवाइस के पास लेकर आएंगे और इस ब्रास डिस्क से या इस मेटल से इसके कांटेक्ट में लेकर आएंगे। जब हम इसके कांटेक्ट में लेकर आएंगे, कांटेक्ट में लेकर आने के बाद अगर इस गोल्ड लीफ में डाइवर्जेंस देखने को मिलता है, डाइवर्जेंस देखने का मतलब यानी इस गोल्ड फॉइल की दोनों पत्तियां यानी दोनों लीव्स जो हैं अगर एक दूसरे से दूर भागती हैं, तो हम कह सकेंगे कि ये बॉडी चार्ज्ड है, यानी कि इस पर कुछ न कुछ चार्जेस है। हालांकि इस फर्स्ट स्टेप में हम ये नहीं बता सकते कि इस पर जो चार्जेस है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर इनमें डाइवर्जेंस देखा गया है तो ये चार्ज है, अगर डाइवर्जेंस नहीं आ रहा है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है फॉइल में, कोई हरकत नहीं देखी जा रही है, तो फिर ये अनचार्ज होगा या फिर नॉट इलेक्ट्रीफाइड हम बोलेंगे। तो ये तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हो गया। जब हम इस ग्लास रॉड को इस ब्रास डिस्क के पास लेकर आए, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि इसको इलेक्ट्रीफाइड हमने कर रखा है, तो सपोज कर लेते हैं कि इस पर कुछ चार्जेस आ गए हैं और जब हम इसके पास लेकर आए, इसको ब्रास डिस्क से हमने टच किया, तो इस पर जो भी चार्जेस थे, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, वो चार्जेस इस ब्रास डिस्क को ट्रांसफर हुए, बिकॉज ये भी मेटल है और ये मेटल है। तो इस पर जो भी चार्जेस डेवलप हुए जब हमने इसको टच किया, तो इस पे चार्जेस का ट्रांसफर, इस ग्लास रॉड पे जो भी चार्जेस हैं वो इस ब्रास डिस्क पर आ गए। क्योंकि ब्रास डिस्क एक मेटल है यानी ये कंडक्टर है, इस पर जो भी चार्जेस आएंगे वो चार्जेस को ट्रांसफर करेगा और वो चार्जेस फ्लो करेंगे। इसके सरफेस पर फ्लो होते हुए ये चार्जेस यहाँ से फ्लो होते होते इस ब्रास रॉड के थ्रू इस गोल्ड फॉइल पर कलेक्ट हो जाएंगे और इन दोनों ही लीफ पर चार्जेस डेवलप हो जाएंगे या कलेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि सपोज अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज होंगे या नेगेटिव चार्ज होंगे, दोनों के केस में एक ही बात होगी। अगर पॉजिटिव चार्जेस हम लेते हैं तो इन दोनों ही गोल्ड लीफ पर पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो गए। अब क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव यानी कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, हमें पता है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो इनके बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से ये दोनों पत्तियां यानी कि दोनों ही गोल्ड लीफ एक दूसरे पर फोर्स लगा करके डाइवर्ज करेंगी और इनके बीच में डाइवर्जेंस देखा जाएगा। जितना ज्यादा डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा, हम कह सकेंगे कि उतना ही ज्यादा ये इलेक्ट्रिकली चार्ज है। अगर डाइवर्जेंस कम देखने को मिलेगा तो ये इस पर चार्जेस कम है। अगर ये नेगेटिवली चार्ज होगा तो भी सेम कंसेप्ट है और वो चार्जेस इस
ब्रास रॉड के थ्रू इस गोल्ड लीफ पर कलेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव भी लाइक चार्जेस हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, सो दोनों ही लीफ पर जो नेगेटिव चार्जेस है वो एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे, फोर्स ऑफ रिपल्सन, जिसकी वजह से इसमें डाइवर्जेंस देखा जाएगा और ये कंफर्म हो जाएगा कि ये चार्ज ऑब्जेक्ट है। सो हमने ये तो पता लगा लिया ये बॉडी चार्ज है। नेक्स्ट हम देखना चाहते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है। इसके लिए क्या करना होगा, नेक्स्ट हम चेक करना चाहते हैं इस ग्लास रॉड पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके लिए हमने क्या किया, हम पहले से किसी नोन बॉडी को लेते हैं जिस पर हमें चार्जेस का नेचर पता है कि उस पर कैसे चार्जेस हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सपोज हमने प्लास्टिक रॉड लिया जिस पर हमें पता है कि नेगेटिव चार्जेस इस पर हैं। हम इस प्लास्टिक रॉड को इस ब्रास डिस्क से टच कराएंगे जिससे कि इसके चार्जेस इसको ट्रांसफर होंगे और वो चार्जेस इस ब्रास रॉड के थ्रू इस गोल्ड लीफ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और इनमें डाइवर्जेंस होगा बिकॉज ऑफ लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। नेक्स्ट, जिस ऑब्जेक्ट को हमें टेस्ट करना है, ये ऑब्जेक्ट जो कि ग्लास रॉड है जो कि इलेक्ट्रीफाइड है, हमें पता है कि ये इलेक्ट्रीफाइड है और इस पर चार्जेस हैं। अब हम इस स्टेप में इस चार्ज का नेचर पता करना चाहते हैं। फिर इस रॉड को हम रिमूव करके इस ग्लास रॉड को इसके पास लेकर आएंगे, उससे टच कराएंगे इस ब्रास रॉड से। टच कराने के बाद इस पर जो भी चार्जेस होंगे वो चार्जेस इस ब्रास रॉड के थ्रू इस गोल्ड फॉइल पर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अगर ये गोल्ड फॉइल जिस पर हमें पता है ऑलरेडी नेगेटिव चार्जेस हैं बिकॉज ऑफ दिस प्लास्टिक रॉड, अगर इस ग्लास रॉड के चार्जेस इस पर आने के बाद इसमें हमें फर्दर डाइवर्जेंस देखने को मिलता है, यानी ये लीफ पहले से और भी ज्यादा डाइवर्ज करते हैं एक दूसरे को, तो हम कह सकेंगे कि इस ग्लास रॉड पर भी नेगेटिव चार्जेस है। क्योंकि नेगेटिव चार्जेस ऑलरेडी थे और भी नेगेटिव चार्जेस आए तो वो नेगेटिव चार्जेस भी एक दूसरे को रिपेल करने लगे जिससे कि और भी ज्यादा डाइवर्जेंस हमें देखने को मिला। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्जेस होंगे इस ग्लास रॉड पे तो क्या होगा, वो पॉजिटिव चार्जेस इस ग्लास रॉड से ब्रास डिस्क को ट्रांसफर होंगे और इस ब्रास रॉड के थ्रू इस गोल्ड फॉइल पर आएंगे। तो क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो लीफ एक दूसरे के नजदीक आएंगी। ये गोल्ड फॉइल की लीव्स एक दूसरे के नजदीक आएंगी, उनमें डाइवर्जेंस नहीं देखने को मिलेगा, जिससे कि हमें पता लग जाएगा कि इस बार चार्जेस जो है वो ऑपोजिट नेचर के हैं। इस पर जो चार्जेस थे उससे ऑपोजिट नेचर के हैं, तो इस पर हमें पता है कि नेगेटिव चार्जेस थे, तो इस बार कंफर्म हो जाएगा कि ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्जेस है। सो इस मेथड से हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज का नेचर पता कर सकते हैं, चार्ज की पोलैरिटी पता कर सकते हैं। थर्ड एप्लीकेशन है, हम इस बार पता करना चाहते हैं कि हमें कोई ऑब्जेक्ट दिया गया है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी दी गई है, हमें ये पता करना है कि वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है। इसके लिए हमें 2 इलेक्ट्रोस्कोप चाहिए होगा, ये 2 इलेक्ट्रोस्कोप चाहिए होगा, 1 है। इस बार हमने क्या किया है, इस इलेक्ट्रोस्कोप को सपोज ग्लास रॉड से जिस पर पॉजिटिव चार्जेस हैं, या फिर आप प्लास्टिक रॉड जिस पर नेगेटिव चार्जेस है, किसी भी तरह का चार्ज ले सकते हैं, कोई भी चार्ज बॉडी ले सकते हैं, उससे इसको टच कराया। टच कराने के बाद इस पर चार्जेस आए, ये पॉजिटिव चार्जेस, वो पॉजिटिव चार्जेस इस ब्रास रॉड के थ्रू इस गोल्ड लीफ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए और इनमें डाइवर्जेंस देखा गया इन दोनों गोल्ड लीव्स में। अब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज हमें इस बार प्लास्टिक रॉड दे दिया गया और हमें चेक करना है कि ये कंडक्टर है या इंसुलेटर है। सो हम क्या करेंगे, इन दोनों इलेक्ट्रोस्कोप्स को इस प्लास्टिक रॉड से कनेक्ट कर देंगे। अगर दूसरे इलेक्ट्रोस्कोप में हमें किसी भी तरह का डाइवर्जेंस या फिर ये दोनों ही लीव्स एक पास आती हुई दिखती हैं, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये रॉड जो है या जो भी ऑब्जेक्ट है वो कंडक्टर है, क्योंकि कंडक्टर ही चार्जेस को ट्रांसफर कर सकता है। कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, इस पर जो भी चार्जेस दिए जाएंगे वो उसके सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे और फर्दर जिस भी बॉडी या जिस भी मेटल की कांटेक्ट में हम लेकर आएंगे उसको ये चार्जेस ट्रांसफर करेगा। सो सपोज अगर ये कंडक्टर होता तो कुछ इस तरीके से ये चार्जेस ट्रांसफर होते, यहाँ पर आते और यहाँ पर हमें डाइवर्जेंस देखने को मिलता, इन दोनों गोल्ड लीफ में डाइवर्जेंस देखने को मिलता। लेकिन अगर इंसुलेटर होता, सपोज हमने प्लास्टिक रॉड ले लिया, प्लास्टिक रॉड लेने पर क्या होगा, इस पर जो भी चार्जेस हैं वो चार्जेस इसको ट्रांसफर नहीं होंगे। अगर एक्सीडेंटली 1-2 चार्जेस पर आ भी गए यहाँ से तो वो चार्जेस मूव नहीं होंगे, कि हम जानते हैं कि इंसुलेटर को दिए गए चार्जेस एट द पोजीशन ऑफ इनिशियल लोकेशन लोकेटेड रहते हैं। ये चार्जेस यहाँ पर आ गए, अब ये चार्जेस यहीं पर रहेंगे, ये चार्जेस मूव नहीं कर सकते फ्रीली, क्योंकि इंसुलेटर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। सो अगर इंसुलेटर से हम कनेक्ट करते हैं तो इस सेकेंड इलेक्ट्रोस्कोप में कोई भी डाइवर्जेंस नहीं देखा जाएगा, यानी कि सेकेंड इलेक्ट्रोस्कोप के गोल्ड लीफ में कोई भी डाइवर्जेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये इंसुलेटर। सो इस तरीके से हम इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स में भी डिफरेंस पता कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। सो नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस।
इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में अभी तक हमने जो भी पढ़ा उससे और एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस से ये पता लगाया गया कि इलेक्ट्रिक चार्जेस की 3 बेसिक प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, सेकंड, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड थर्ड इज कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। वन बाय वन हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट लेट डिस्कस एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। सो जैसे कि हम जानते हैं मास एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज भी एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि इन चार्जेस में मैग्नीट्यूड तो होता है बट कोई डायरेक्शन नहीं होती है। हैव मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। सो इलेक्ट्रिक चार्जेस स्केलर हैं। इसका मतलब है जब भी हमें इन पर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करना होगा, जैसे कि ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना चार्जेस को या सब चार्जेस को मल्टीप्लाई करना, सो हम इन पर मैथमेटिकल रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। सो एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या कहता है कि सपोज कोई सिस्टम है, सिस्टम में कुछ चार्जेस हैं, ये 1 कूलम, -7 कूलम, 4 कूलम, 3 कूलम एंड 2 कूलम। इस सिस्टम में कुछ इंडिविजुअल चार्जेस ऐसे रखे गए हैं और हमसे इस सिस्टम का टोटल चार्ज पूछा जा रहा है। तो एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस बस इतना कहता है कि इस सिस्टम का टोटल चार्ज बताने के लिए इस सिस्टम में जो भी चार्जेस रखे हैं उनको ऐड कर दो या उनको सम अप कर दो अलॉन्ग विद देयर साइंस। हम ये भी कह सकते हैं अलॉन्ग विद देयर पोलैरिटीज। सो इस सिस्टम का अगर हमें टोटल चार्ज बताना है, सपोज इस सिस्टम का टोटल चार्ज Q है, तो Q क्या होगा 1 कूलम -7 कूलम, क्योंकि हमने चार्ज को साइन के साथ लिया है, उसकी पोलैरिटी के साथ लिया है। 1 कूलम -7 कूलम प्लस 4 कूलम प्लस 2 कूलम प्लस 3 कूलम, जो कि 3 कूलम होगा। सो इस सिस्टम पे टोटल चार्ज कितना होगा 3 कूलम, यानी कि किसी भी सिस्टम में जितने भी नंबर ऑफ चार्जेस हैं उनका टोटल, उस सिस्टम का टोटल चार्ज अगर हमें देखना हो तो उस सिस्टम में जो भी चार्जेस है उन चार्जेस को हमें ऐड कर देना है। तो वी कैन सी दैट द टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज द algebraic sum of all the individual charges located at different points inside the system। मान लिया हमने कि किसी सिस्टम में n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Qn। ये एक सिस्टम है जिसमें n नंबर ऑफ चार्जेस हैं। सो इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना होगा, इन सभी इंडिविजुअल चार्जेस का एल्जेब्रिक सम, यानी कि जो डिफरेंट चार्जेस है इनका एल्जेब्रिक सम कर देना है। सो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Qn। ये ध्यान रखना है कि इन चार्जेस को हम इनके साइन के साथ लेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट एडिटिविटी या फिर एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। नेक्स्ट है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इन जनरल अगर हम बात करें तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज अ प्रिंसिपल दैट द चार्ज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। इंटीजर मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज क्या है? हम पहले पढ़ चुके हैं कि एलिमेंट्री चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी पर चार्ज है वो या तो 0 कूलम होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट पर या किसी भी बॉडी पर अगर चार्ज है वो पॉसिबल चार्ज क्या हो सकता है, या तो फिर वो 0 इलेक्ट्रॉन होगा या 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होगा या -1 इलेक्ट्रॉन, -2 इलेक्ट्रॉन, बट 0.5 इलेक्ट्रॉन, 0.9 इलेक्ट्रॉन ये पॉसिबल नहीं है। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज है वो 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यानी कि 1.6×10⁻⁻19 कूलम चार्ज के ही इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। 0, 1, -1, -2 ये सभी क्या है, इंटीजर्स हैं, यानी कि जो चार्जेस पॉसिबल हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर कैसे हैं, Q इज इक्वल टू NE, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी पर अगर कोई चार्ज है तो वो टोटल चार्ज क्या होगा, इसी 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल या इंटीजर मल्टीपल में। यहाँ पर क्या है, इंटीजर, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स। सो ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है वो क्वांटाइज्ड हैं। क्वांटाइज्ड होने का मतलब जो मिनिमम या स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है किसी भी ऑब्जेक्ट पर वो 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज पॉसिबल है, जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज होगा वो 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा। सो by saying that electric charge is quantized, we mean that the total charge of any body is always an integral multiple of base of quantum of charge, that is Q is equals to NE। थोड़ा और डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हमारा मतलब है अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने चार्ज दिया तो इसका मतलब है कि इस E के मल्टीपल में कितने चार्जेस दिए, कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए उसको। अगर हम कहना चाह रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने चार्ज दिया, सपोज दिस इज अ रॉड, इस रॉड को हमने चार्ज दिया, इससे ये कहने से हमारा मतलब है इसको हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए। क्योंकि जब भी हम बात करेंगे चार्ज की तो वो चार्ज
एक सिंगल इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड होता है और इस पूरे इलेक्ट्रॉन से मतलब होल इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड होता है। जब भी हम किसी बॉडी को चार्ज देने की बात कर रहे हैं तो हम कहना चाह रहे हैं कि उसको हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए, और एक इलेक्ट्रॉन्स एज अ होल एग्जिस्ट करता है, ना कि इसको हम और सब डिवाइड कर सकते हैं। यानी एक इलेक्ट्रॉन को हम और सब डिवाइड नहीं कर सकते। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज देंगे तो हम एक पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन देंगे, और हम इसको ह्यूज अमाउंट में चार्ज देना चाहते हैं, लार्ज अमाउंट में चार्ज देना चाहते हैं, तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसको ट्रांसफर करेंगे। Q इज इक्वल टू NE, ये वो चार्ज है जो हमने इस ग्लास रॉड को दिया, और वो चार्ज क्या है, सम नंबर मल्टीप्लाइड बाय दिस इलेक्ट्रॉन। यानी ये 100E है, 100 इलेक्ट्रॉन्स इसको हमने ट्रांसफर किए जो कि इस पे चार्ज बना। Q इज इक्वल टू NE इज इक्वल टू 100, जो कि हो जाएगा 100 इंटू 1.6 10⁻⁻19। सो हम कहना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज, ये एलिमेंट्री चार्ज जिसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज कह रहे हैं, ये मिनिमम या स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है। हम इस चार्ज को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, हमें अथॉरिटी नहीं है कि हम इस चार्ज को सब डिवाइड कर सकें या इसको और भी छोटा करके किसी ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर कर सके। हाफ ऑफ इलेक्ट्रॉन हम किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, या 0.75 इलेक्ट्रॉन हम किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन एज अ होल एग्जिस्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम किसी क्लासरूम की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि आज क्लासरूम में 10 स्टूडेंट्स हैं। हम ये नहीं कहते कि 10.5 स्टूडेंट्स आए हैं या फिर 10.75 स्टूडेंट्स आए हैं। जब भी हम बात करेंगे स्टूडेंट्स की तो हम इंटीजर नंबर में बात करेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे हाफ ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे एंड हाफ ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट प्रेजेंट टुडे। जब भी हम बात करेंगे इंटीजर में, इंटीग्रल मल्टीपल में बात करेंगे। ठीक वैसे ही चार्जेस के साथ भी होता है। एक और एग्जाम्पल से हम इसको समझ सकते हैं। सपोज आप किसी शॉप पे आपने कुछ ग्रोसरी खरीदी, उस ग्रोसरी का टोटल सम अप आता है 73.306 रुपीज। सो आप उस शॉपकीपर को कितना पे करेंगे? इधर यू विल पे 73 रुपीज और यू विल पे 74 रुपीज। यू कैन नॉट पे इन बिटवीन दैट। इस 73 और 74 नंबर के बीच की कोई वैल्यू आप उसको नहीं पे कर सकते हैं, बिकॉज करेंसी इज बिल्ट अप इन स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ रुपीज। तो आपके पास रुपीज है, ठीक, आपको किसी को पे करना है तो आप उसको रुपीज में पे करोगे। सो यू विल ईदर पे 73 रुपीज और 74 रुपीज, क्योंकि हमने यहां माना है करेंसी की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, 1 रुपी। तो ठीक उसी तरीके से जो मिनिमम अमाउंट ऑफ पॉसिबल चार्ज है, जिसको हम क्वांटम ऑफ चार्ज भी कहते हैं, वो 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, यानी कि 1.6 10⁻⁻19 कूलम है। इससे किसी भी, अगर हम इससे बड़े चार्जेस की बात करेंगे, इससे किसी भी बड़े चार्जेस की बात करेंगे तो वो हमेशा इसके मल्टीपल्स में होगा। सो इसके नेक्स्ट इससे बड़ा चार्ज क्या हो सकता है? जब हम n की वैल्यू, ये यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, Q इज इक्वल टू NE। जब हमने n की वैल्यू 1 रखा तो हमें चार्ज क्या मिला, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। अगर हमें इससे नेक्स्ट बड़ा चार्ज देखना हो तो वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पे। सो 2E 3.2 10⁻⁻19 कूलम। सो चार्जेस क्या होंगे, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल्स में होंगे। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये ऑलरेडी एक स्मॉलेस्ट चार्ज है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। ये ऑलरेडी 10⁻⁻19 है। इससे छोटा हम इसको क्या कर सकते हैं, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, बहुत ही स्मॉल नंबर है। इससे छोटा हम फर्दर इसको नहीं बना सकते हैं। सो एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ कैसे हुआ कि इलेक्ट्रिक चार्जेस जो क्वांटाइज्ड हैं, और वो क्वांटम क्या है, क्वांटम ऑफ चार्ज क्या है, यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जो कि है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। सो जब भी एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए तो उसमें देखा गया कि जब भी हम किसी 2 ऑब्जेक्ट्स को रब कर रहे हैं तो हमेशा इसमें 1 इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर हो रहा है। इससे छोटी कोई क्वांटिटी नहीं थी जो ट्रांसफर हो रही थी चार्जेस की। जब भी चार्जेस का ट्रांसफर हो रहा था तो 1 इलेक्ट्रॉन ही हो रहा था, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे करके एक इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा था, ना कि कभी आधे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, कभी 0.75 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है।
कभी 0.98 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा था। जब भी ट्रांसफर हो रहा था चार्जेस का तो 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ही ट्रांसफर हो रहे थे। सो दिस इज द रीजन charges are said to be quantized. Why do we ignore quantization of electric charge at macroscopic level? सबसे पहले मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक हमें पता होना चाहिए। माइक्रोस्कोपिक जब हम बोल रहे हैं, सो वी आर डीलिंग एट एटॉमिक लेवल, यानी जब हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर रहे हैं या माइक्रोस्कोपिक व्यू देख रहे हैं तो हम एटम को देख करके चल रहे हैं, यानी एटम को लेकर के चल रहे हैं। जब हम मैक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, या फिर हम यहाँ पे जब मैक्रोस्कोपिक की बात कर रहे हैं तो वो हम डे टू डे लाइफ की बात कर रहे हैं, डे टू डे लाइफ की बात कर रहे हैं। सो जब हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि एक एटम में अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो सभी इलेक्ट्रॉन्स हम माइक्रोस्कोपिकली देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं और उनको काउंट कर सकते हैं, और ये डिस्क्रीट नजर आती हैं, और ये हमें देखने में डिस्क्रीट नजर आती हैं। सो एटॉमिक लेवल पे हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्क्रीट मान रहे हैं क्योंकि हम उनको डिस्क्रीटली देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं और उनको स्टडी कर सकते हैं। जबकि जब हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं तो हम डे टू डे लाइफ की बात कर रहे हैं। डे टू डे लाइफ में या फिर हम नेकेड आई से विजुअलाइज करने की बात कर रहे हैं। तो क्या हम नेकेड आई से एटम को विजुअलाइज कर सकते हैं, या उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, न्यूक्लियस है, उसको विजुअलाइज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। सो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम कहना चाहते हैं कि क्वांटिफाई किया जा सकता है, क्योंकि जब हम अपनी डे टू डे लाइफ में चार्जेस से डील करते हैं या फिर इलेक्ट्रिक करंट से डील करते हैं तो वो एक बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। जब हम एटॉमिक लेवल पर डील कर रहे हैं तो हमने एक एटम को उठाया, उसकी स्टडी की, उसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी की, तो उसमें हमने 10 इलेक्ट्रॉन्स देखे, माइक्रोस्कोपिकली व्यू कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, हर एक इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी, उनकी एनर्जी, ये सब चीजें स्टडी कर सकते हैं। लेकिन मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जहां हम डे टू डे लाइफ, वहां हम किसी एक इलेक्ट्रॉन से डील नहीं करते हैं या 10 इलेक्ट्रॉन से डील नहीं कर सकते। जब हम मैक्रोस्कोपिक की बात कर रहे हैं तो वहां हम जो भी इलेक्ट्रिक करंट, या वहां पे हम इनॉर्मस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से चार्जेस देखते हैं। जब हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम डे टू डे लाइफ में जब भी चार्जेस की बात आती है, डे टू डे लाइफ में जब हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो वहां पे हम एक इलेक्ट्रॉन नहीं, 10 इलेक्ट्रॉन नहीं, इनॉर्मस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डील करते हैं। यानी कि यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स को काउंट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन डिस्क्रीट दिख रही थी क्योंकि हमने एक एटम को उठाया था जिसकी स्टडी की थी। यहाँ पे हम एक एटम से या एक इलेक्ट्रॉन से डील नहीं करते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डील करते हैं। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस हम इलेक्ट्रॉन्स को या इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंटिन्यूअस समझते हैं या कंटिन्यूअस देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें 1 एम्पियर करंट की, तो हम देखना चाहते हैं 1 एम्पियर करंट कितने इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से प्रोड्यूस होता है। तो हमें पता है Q इज इक्वल टू IT, ये चार्ज है, ये करंट है I इन एम्पियर, और ये टाइम है इन सेकेंड। सपोज हमने यहाँ पे टाइम ले लिया 1 सेकेंड, करंट हमने ले लिया 1 एम्पियर, तो हमें चार्ज क्या मिलेगा? चार्ज क्या है? Q is equals to NE as per quantization of electric charges. So we can say that NE is equals to IT and I is equals to 1 ampere and T is equals to 1 second. So NE is equals to 1. अगर यहाँ से हम N देखना चाहें तो N will be 1 by charge on electron, that is equals to 1 divided by 1.6 10 raised power minus 19 coulomb, which will come out to be N is equals to 6.25 10 raised power plus 18 coulomb plus 18. So N comes out to be 6.25 into 10 raised power plus 18. कोई वायर लिया हमने और हमने कहा इस वायर में 1 सेकेंड में 1 एम्पियर करंट फ्लो होती है, हर सेकेंड 1 एम्पियर करंट पास होता है इस वायर से। हमने कहा इस वायर से 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो करता है,
पर सेकेंड इतने अमाउंट ऑफ करंट यानी 1 एम्पियर ऑफ करंट प्रोड्यूस करने के लिए 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस वायर से फ्लो हो रहे हैं? 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। इतने नंबर में इलेक्ट्रॉन्स एक साथ 1 सेकेंड में जब फ्लो करते हैं तब 1 एम्पियर ऑफ करंट इस वायर से प्रोड्यूस होता है। सो क्या इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक साथ फ्लो करते हुए हमें डिस्क्रीट दिखाई देंगे इस वायर में? नहीं, इसको हम कंटिन्यूअस मान के चलते हैं, इसको हम कंटिन्यूअस मानते हैं। सो जब हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पर बात कर रहे हैं यानी अपने डे टू डे लाइफ में बात कर रहे हैं तो हमने देखा सिर्फ 1 एम्पियर ऑफ करंट प्रोड्यूस करने के लिए भी एक वायर से 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक साथ फ्लो करना या फिर 1 सेकेंड में फ्लो करना, तो हमने देखा कि अपने डे टू डे लाइफ में जब हम बात कर रहे हैं तो इस वायर से 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो करने के लिए 1 सेकेंड में 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स एक साथ फ्लो करने चाहिए, जो कि एक बहुत ही लार्ज अमाउंट है। इतने इलेक्ट्रॉन्स एक साथ 1 सेकेंड में फ्लो होते हुए हमें डिस्क्रीट नहीं कंटिन्यूअस लगेंगे। सो हमने देखा Q = NE में ये जो N है यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जब हम अपने प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में या रियल लाइफ में प्रैक्टिकल सिचुएशंस में देखते हैं तो ये N बहुत ही लार्ज है। इस N की वैल्यू बहुत ही लार्ज है। 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, इतने ह्यूज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। सो इतने इलेक्ट्रॉन्स एक साथ फ्लो होते हुए हमें कंटिन्यूअस नजर आते हैं। एक और एग्जांपल है, हमने एक बल्ब लिया, ये 60 वॉट का बल्ब है। इस बल्ब को जब हमने प्लग इन किया और ऑन किया तो हर एक सेकेंड इस बल्ब को ग्लो करने के लिए, इस 60 वॉट ऑफ बल्ब को ग्लो करने के लिए इस बल्ब के फिलामेंट से पर सेकेंड 2 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं। इस 60 वॉट बल्ब को ग्लो करने के लिए पर सेकेंड इसके फिलामेंट से 2 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। तो क्या इन छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स के पर सेकेंड यानी 1 सेकेंड में 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की वजह से क्या हर एक इलेक्ट्रॉन जब इस फिलामेंट से पास होता है तो बल्ब ऑन ऑफ होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन अभी पास नहीं हो रहा है तो बल्ब ऑफ हो जानी चाहिए। अगर हम डिस्क्रीट नेचर मान के चले तो इलेक्ट्रॉन अभी पास नहीं हो रहा है तो बल्ब को ऑफ हो जाना चाहिए। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन पास हुआ बल्ब फ्लिकर करना चाहिए, ऑन होना चाहिए, फिर ऑफ हो जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट जैसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन पास हुआ इस फिलामेंट से बल्ब ऑन होना चाहिए, फ्लिकर करना चाहिए और फिर ऑफ हो जाना चाहिए। बट ऐसा बिहेवियर हमें देखने को नहीं मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक साथ इतने चार्जेस फ्लो होते हुए कंटिन्यूअस दिखते हैं। सो एट लास्ट वी कैन से दैट द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज वैलिड एंड इट्स true at microscopic level, but it can be ignored at macroscopic level. Next property है चार्ज की, next and last property है चार्ज की, conservation of electric charges. So conservation of electric charges बताता है कि अगर कोई isolated system है तो उस पे जो भी टोटल चार्ज होगा वो कांस्टेंट होगा। So ये फर्स्ट स्टेटमेंट बताता है कि अगर कोई हमने आइसोलेटेड सिस्टम ले लिया, ये कोई सिस्टम ले लिया हमने, ये आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम होने का मतलब कोई भी मैटर या कोई भी चार्ज बाहर से इसमें नहीं आ सकता है, और यानी सराउंडिंग से कोई भी मैटर या चार्ज या एनर्जी इस सिस्टम में नहीं आ सकती है, और इस सिस्टम से कोई भी चार्ज, मैटर या एनर्जी बाहर सराउंडिंग में नहीं जा सकता है। सो अब इस आइसोलेटेड सिस्टम में जो भी चार्जेस रखे होंगे, सपोज कुछ चार्जेस इस आइसोलेटेड सिस्टम में रखे हुए हैं, वो चार्जेस जो होंगे हमेशा इनका टोटल चार्ज होगा इस सिस्टम का हमेशा कांस्टेंट होगा, वो चेंज नहीं करेगा। टाइम के साथ वो चेंज नहीं होगा। अगर हमने आज इसमें टोटल चार्जेस देखे 10 कूलम, तो क्योंकि इस सिस्टम जब तक आइसोलेटेड है इसमें 10 कूलम चार्ज ही रहेंगे हमेशा। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब कि चार्ज कंजर्व्ड है या फिर कांस्टेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है द इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, दे कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस को हम क्रिएट नहीं कर सकते, प्रोड्यूस नहीं कर सकते और उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते।
बस उसको ट्रांसफर कर सकते हैं किसी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। तो सपोज ये हमारा सिस्टम है, इस सिस्टम में हमने कुछ चार्जेस रख रखे हैं, 1 कूलम, -2 कूलम, +3 कूलम, -4 कूलम। सो इसका टोटल चार्ज क्या बन के आएगा, 1 कूलम +3 कूलम -2 कूलम -4 कूलम, जो कि होगा आपका 4 कूलम -6 कूलम एंड इट विल कम आउट टू बी -2 कूलम। यानी कि इस सिस्टम का टोटल चार्ज क्या है, -2 कूलम। पॉसिबिलिटी है कि अगर इस सिस्टम को, सपोज इस सिस्टम को उठाया हमने, इसको शेक कर दिया, या फिर हमने इसमें कुछ चेंज, अब पॉसिबिलिटी है कि ये चार्जेस जो हैं आपस में एक दूसरे को अपने चार्जेस ट्रांसफर करके कुछ चेंजेस लाएं। अब पॉसिबिलिटी है कि ये चार्जेस एक दूसरे को अपने इसमें जो भी चार्जेस हैं, पॉसिबिलिटी है कि इसमें जो चार्जेस है वो अपने, अब पॉसिबिलिटी है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करके अपनी वैल्यू चेंज कर सकते हैं चार्ज की, लेकिन टोटल चार्ज अभी भी सिस्टम का क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और देख लेते हैं, Q = 4 कूलम -4 कूलम -8 कूलम +6 कूलम एंड इट विल कम आउट टू बी -2 कूलम। सो टोटल चार्ज पहले भी -2 कूलम था, अभी भी -2 कूलम है। चार्जेस की वैल्यू चेंज हो गई है क्योंकि इनमें आपस में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर करके चार्जेस चेंज हो गए हैं, लेकिन टोटल चार्ज सिस्टम का अभी भी उतना ही रहेगा। टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज कंजर्व्ड, और जो कि कहता है कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक दोनों ही लेवल के लिए या दोनों ही प्रोसेसेस के लिए ओबे करता है। यानी कि चार्ज जो है, चार्ज कंजर्वेशन एक ग्लोबल फिनोमेना है। ग्लोबल फिनोमेना से मतलब है कि एंटायर यूनिवर्स का जो टोटल चार्ज है वो भी कांस्टेंट है। टोटल चार्ज ऑफ एन एंटायर यूनिवर्स इज कांस्टेंट। चार्ज कंजर्वेशन एक ग्लोबल फिनोमेना है, सो वी कैन से दैट टोटल चार्ज ऑफ एन एंटायर यूनिवर्स इज कांस्टेंट।